सर उसमें मतलब प्राइस और क्वांटिटी सब डिसाइड करते हैं। देखो जी प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और हाँ हाँ वैल्यू। हाँ, अब लॉजिक में बता देता हूँ। 1981 में 1981 में ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को 100% मान लिया भारत सरकार ने। 1982 में जब कैलकुलेट करा तो वो 119 निकली। 119 का मतलब है कि 19% ऑन एन एवरेज प्राइस राइज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ये इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। जब हम हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को, प्राइजेस को परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिख देते हैं, इसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और आने वाले सालों में परसेंटेज में बोला तो 119%। इससे पता चल रहा है कंपैरिजन करते वक्त कि देश में 19% प्राइस राइज हो गया। और अगर 100 की जगह 80 रह जाए तो इसका मतलब है प्राइस फॉल हो गया 20%। मयूरी समझ में आ रहा है इंडेक्स नंबर क्या है? यस सर। इंडेक्स नंबर में बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सेंसेक्स। सेंसेक्स आजकल शेयर मार्केट का सेंसेक्स पूरी क्लास को बोल सकता है कितना है? भी 40। 50 के करीब चल रहा हाँ, है। 40,000। अरे पेंडेमिक से पहले 40,000 के आसपास था, और अभी इस पेंडेमिक के चलते 50,000 पॉइंट को क्रॉस कर गया है। 50,000 पॉइंट को क्रॉस कर गया है इस पेंडेमिक में, जरूरत से ज़्यादा क्रॉस कर गया। तो लॉकडाउन था, बहुत सारे व्यापारी थे, उन्हें लगा कि बिजनेस में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, वो सारे के सारे एंटर कर गए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में वैक्यूम आ गया, और यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आ गई। जल्दी जल्दी बोलो, ऑप्टिमिस्टिक बोले तो आशावादी, आशावादी बोले तो बुल फीलिंग। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? बुल, तेजी का दौर आ गया, और शेयर मार्केट बूस्ट हो गई। और इसका सेंसेक्स 40,000 से 50,000 हो गया। 40,000 से 50,000 होने का मतलब है मार्केट करीब करीब 25% छूटअप हो गई। अरे समझ में आता है? जल्दी बोलना है मयूरी। हाँ। यस सर। तो भैया सेंसेक्स कुछ और नहीं है, इंडेक्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। परसेंटेज, कितना परसेंटेज मार्केट बढ़ रहा है, उसको सेंसेक्स बोला जाता है। पेंडेमिक से पहले 40,000 चल रहा था, आजकल 50,000। तो इंडेक्स की मेरे बात बोल। 40,000 मतलब है क्या जी। मतलब एक शेयर का प्राइस होता है मतलब ये अरे जब 40,000? शेयर मार्केट शुरू होगी पहली बार, तब सारे शेयर्स को 100% मान लिया, 100% मान लिया। ऐसी कंडीशन में 100% वाली चीज ऑन एन एवरेज 40,000 पहुंच गई, यानी मार्केट 400 गुना मल्टीप्लाई कर गई। मार्केट के जो शेयर, अरे 10 रुपए का फेस वैल्यू होता है एक शेयर का, सबको मालूम है। कोई 4,000 रुपए का शेयर हो गया, कोई 10,000 का शेयर हो गया, कोई 2,000 रुपए का शेयर हो गया। बात समझ में आती है बच्चे? यस सर। ऑन एन एवरेज 400 गुना मल्टीप्लाई कर गई शेयर मार्केट। ये इससे पता चलता है सेंसेक्स से। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अब 50,000 हो गई, 40,000 से 50,000 हो गई, तो सामने नजर आ रहा है 40,000 से 50,000, और एक 10,000 पॉइंट, यानी करीब करीब 2.5 गुना मार्केट बूस्ट हो गई। 2.5 गुना, 250% बूस्ट हो गई। ये क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है बच्चों, जो आप रियल लाइफ में मालूम होना ही चाहिए। और आप तो टॉप मोस्ट प्रोफेशन में जा रहे हो, सीए की डिग्रियां ले रहे हो, तो आप तो, आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, सजेशंस मांगेंगी, तो आपको एक पता होना चाहिए इन मार्केट्स की टर्म्स को। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, जिसमें इको के भी टर्म है। अब ये मत, जैसे माइक्रो, मयूरी माइक्रो मालूम है क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यस सर। सब। तो ये बेसिक एक बारी बस पढ़ने का काम है। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। मैक्रो में एज ए होल स्टडी होती है, माइक्रो में एज ए इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है। डिमांड का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है। अब वो सारी बातें बस बेसिक टर्म्स, बीएसटी की। बीएसटी, अरे बैंक में अकाउंट खोल रहा हूँ तो कौन कौन से अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग। व्यापारी के अकाउंट को क्या बोलते हैं? पूरी क्लास जल्दी बोलो। करंट अकाउंट। करंट करंट अकाउंट। अकाउंट। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग आरडी। डिपॉजिट, तो आरडी जिसे बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक टर्म्स आपको बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, बोले तो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। जैसे हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल होते हैं? जल्दी बोलो जी। 14। 14। 14। तो बस ये बेसिक बेसिक मालूम होना चाहिए। तो वो एक बारी सारी टर्मिनोलॉजीज बस आपने रीड करनी है कंसंट्रेशन के साथ। मैक्सिमम 2 आवर का काम है कंसंट्रेशन के साथ करना, ताकि याद हो या ना हो, लेकिन इतना आइडिया लग जाए जब क्वेश्चन में आए तो आप कर पाओ, कर पाओ। तो खेल शुरू करते हैं, खेल शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है बच्चों? बच्चों तीन शब्द हैं जो करीब करीब एक जैसे हैं। एक है मर्जर, एक कंसोलिडेशन, और एक होता है अमलगमेशन। ये तीनों शब्द कोई एक बच्चा बोलेगा मैंने क्या बोला है, जल्दी बोलना है। अरे क्या हुआ आवाज? मैंने कहा मर्जर, मर्जर, कंसोलिडेशन, अमलकलेशन। अमलगमेशन। ध्यान से सुनना बच्चों,
जब दो कंपनियां मर्ज होकर एक कंपनी बन जाती है, तो देखो नाम क्या मैंने बोला, इसे मर्जर भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो कंपनी बंद हो रही होती है उसका समापन समारोह होता है, सारी असेट्स उसकी बिक्री होती है, और कौन खरीद रहा होता है, जिस कंपनी में वो जारी होती है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे जितेश, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हाँ आ रही है। तो जितेश, जब भी कोई कंपनी क्लोज होती है तो उसकी सारी असेट्स को क्लोज, अरे बैलेंस शीट को पैकअप किया जाता है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन ये बंद हो रही होती है किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए, जिस कंपनी में जा रही होती है उस कंपनी को बोलते हैं मर्जर, जिस कंपनी में जा रही है, मर्ज हो रही है और अपना अस्तित्व खत्म कर रही है। और अगर दो कंपनियां खत्म हो गई, तीसरी कंपनी बना ले, तो उसके अमलगमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अमलकनेशन। मर्जर में एक खत्म होती है, दूसरी बचती है। अमलगमेशन में दोनों खत्म हो जाती है और तीसरी बनती है। और कुल मिला के जो कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है उसकी बैलेंस शीट को पैकअप किया जा रहा है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। आइडिया मैंने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी है, एग्जैक्ट पेपर वाला लिखेगा नहीं, नियरेस्ट आंसर चाहिए। कौन बताएगा कंसोलिडेशन का मतलब? बी बी। पार्ट। बी पार्ट कौन सा बोला है, दोबारा बोलना बच्चों। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और हाँ, मोर। ठीक है जी, टू और मोर। तो यहाँ पर वो मिक्स मैच, एग्जैक्ट नहीं बोलेगा। तो मर्जर, कंसोलिडेशन और एक्विजिशन में, अमलगमेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द लेटर टैक्स प्रॉफिट। अरे सबसे पहले जब प्रॉफिट होता है कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो वो सरकार को टैक्स देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से। जो बचता है उसका एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और दूसरा इन्वेस्टर को बांट दिया जाता है। क्या कहलाता है, बोलो बच्चों? डिविडेंड। अब मयूरी देखो, आसान सी बात है। कोई बच्चा बोले डिविडेंड का मतलब बताओगे मयूरी? पार्ट सर, ऑफ जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न में देते हैं कंपनी। पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय कॉर्पोरेट टू द शेयर होल्डर। और एक हिस्सा कंपनी बचा के रखती है, उसे क्या बोलते हैं? पूरी क्लास, रिटेन अर्निंग। एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। वापस आ जाते हैं जी बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? यश बाबा, यश। या ऑल ऑफ द अबव सही है। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड। अरे ब्रांड किस पर? ब्रांड इक्विटी किसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ब्रांड, बिल्कुल ठीक है। अरे जो ब्रांड ज़्यादा फेमस हो जाता है उसकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। रिलायंस के शेयर के बारे में कोई बता सकता है? अच्छा, अब शेयर मार्केट का तो पता नहीं होगा ना। अरे 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 2500 के आसपास चलता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको बच्चों? हाँ। आ गया। कुल मिला के 250 गुना, फेस वैल्यू से 250 गुना ऊपर चल रहा है। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 2500 रुपये का चल रहा है। और ऐसी कंपनियां जिनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं और इनके शेयर को ब्लू चिप शेयर बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये भी सब टर्म्स है, लिखी हुई हैं आपकी? हाँ यस। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो बच्चों ब्रांड इक्विटी, ये सारे आंसर है, ब्रांड इक्विटी की बात कर रहा है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे B2B को टेक्निकली फुल फॉर्म बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अरे B का मतलब बिजनेस, अरे 2 का मतलब 2, बिजनेस टू बिजनेस। अरे मयूरी याद हो रहा है B2B का मतलब बिजनेस टू यस सर। बिजनेस? भैया ये मार्केटिंग पॉलिसीज हैं। मार्केटिंग पॉलिसीज में ये टर्म यूज होती है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एग्जांपल कोई भी ले लो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ले लो, और उसे हिंदुस्तान में सब जगह मार्केटिंग करनी है अपनी दवाइयों की, तो वो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस हाउस टू बिजनेस हाउस अपने लोगों को भेजेंगे, प्रोडक्ट को दिखाएंगे, फ्री सैम्पलिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। क्या होती है ये? जल्दी बोलो जी। मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म है B2B। आंसर बोलो क्या है? सी। सी। अरे क्लियर हो गया यश बाबा? आ गया। हाँ। 5th क्वेश्चन, मयूरी आंसर बोलो। प्रोसेस सर बी। इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। हाँ, फ्यूचर डिमांड, बिल्कुल। फोरकास्टिंग बिल्कुल ठीक है। मयूरी 6 क्वेश्चन का आंसर, कंसंट्रेट द एफर्ट्स, द एक्सप्लॉयटेशन। ये बढ़िया बात है, ये कोई भी बताओ जी। exploitation of comparatively small market segment of businesses that decide to concentrate their efforts is called? पूरी क्लास। अनुषा, अरे अनुषा को आवाज ही नहीं आ रही बच्चे।
ये सर आ रही है Yes, आवाज। sir. मार्केट सेगमेंटेशन मुझे अरे यश बोल रहा था कुछ सही लग रहा है मुझे। यश का आंसर क्या बोलना चाह रहा है? तो सी। नहीं, गलत है। बोलो जी, कोई तो बोलो। डी हो सकता है। सिर्फ पहला हो सकता है। निचे मार्केटिंग। ये बताओगे ये टर्म किसी ने गलती से पढ़ ली हो तो? पूरी क्लास निचे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है स्पेशल। मेरा क्वेश्चन है जितेश से, ब्रिटानिया की पंचलाइंस। टेस्ट ऑफ इंडिया। ए बच्चे, अमूल। नहीं नहीं, ईट हेल्दी। हाँ, थिंक बेटर, थिंक बेटर। अरे क्या बोला है अनुषा मैंने? ईट हेल्दी, थिंक बेटर। थिंक बेटर। भैया ब्रिटानिया कंपनी ने डबल रोटी बेच रही है। अरे बात सबको सुनाई दे रहा है? बोलूं आगे? हाँ, डबल रोटी हाँ। बेच रही है। अब वो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, तो दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कंपनी अपनी डबल रोटी के अलग अलग वेरिएंट्स ले आए, जैसे आटा ब्रेड। अरे भाषा समझ में आती है? हाँ, आटा ब्रेड, अरे बहुत सारी आती है, अलग अलग टाइप ऑफ ब्रेड निकाल ले ताकि अलग अलग सेगमेंट्स पर कब्जा किया। बहुत सारे लोग ब्रेड नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें मैदा होती है और मैदा बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अरे भाषा समझ में आती है? मैदा। आ गया। सर तो उसके लिए वो आटा ब्रेड निकाल दे ताकि मार्केट को कैप्चर करा जा सके और बाकी दूसरी कंपनियों को ख़त्म किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी को निचे मार्केटिंग बोलते हैं। ऐसे समझो, अरे वो मैगी आती है, मैगी पता है ना आपको? मैगी, हाँ, हाँ, हाँ। आपको तो पता ही होगा, आप तो सारे के सारे बच्चे यूज़ करते होंगे बच्चों मैगी, है ना? अब मैगी में, अरे मैगी में ये बताओ, अभी यार। इसमें भी आटा मैगी आती है क्या? यस सर। अरे हाँ अभी आती है। देखो मैं तुक्का मार रहा हूँ। अब मैगी बेचने वाले अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए जो लोग कहें कि भैया मैगी तो मैदा से बन रही है और ये ठीक नहीं है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, तो फिर वो मार्केट में कब्जा करने के लिए और इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और मैगी बनाने वाले लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं बहुत सारे मैगी जैसा प्रोडक्ट, तो उनको रोकने के लिए मैगी आटा मैगी भी निकाल दे। अरे बात समझ में आ रही है मयूरी? यस सर। तो एग्जाम्पल क्या है ये? निचे मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सेल प्रमोशन की बात हो रही है, इस तरह से कि सेगमेंट को बढ़ाया जा सके और दूसरे लोगों को आगे आने से रोका जा सके। क्लियर है बच्चे? चैतन्य क्लियर है? यस सर। सर और मार्केट और के बारे में बता दो बारी, और क्या? पार्ट्स का। अच्छा, अरे मास। मास का मतलब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केटिंग में कवर किया जाता है, ज़्यादा से। अरे मास का मतलब भीड़। भीड़ को जब कवर करने की बात होती है तो मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग का एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो? कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी ले लो, जैसे हल। अरे फुल फॉर्म बताना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब HUL को कोई प्रोडक्ट बेचना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो वो ना अपने लोगों को डोर टू डोर भेजेगा, D2D, डोर टू डोर, और फ्री सैंपल बांटेगा। अरे जैसे कोई नया एग्जांपल ले रहा हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक नया शैम्पू निकाला है। अरे मयूरी बात समझ में आती है? शैम्पू यस सर। अब लोग जानते नहीं है, करोड़ों रुपए की सेल कर दी है, तो ये हिंदुस्तान के सारे लोगों के घर डोर टू डोर आपके घर में लोग आएंगे, फ्री सैंपल बांटेंगे 10-10 ग्राम का, 20-20 ग्राम का, कहेंगे फ्री में यूज़ करो और अच्छा लगेगा, तो फिर मार्केट अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये मास मार्केटिंग एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बनाया है ताज़ा ताज़ा आपके लिए। ये क्लियर है मास मार्केटिंग? अरे बोल ही नहीं रहा कोई। यस Yeah. सर। सर ऐसे ही मैंने बताया मार्केट। अरे आते होंगे ना आपके घरों में डोर टू डोर, बहुत सारे आते होंगे लोग कि देखो ये हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, और वो लोग उनको सस्ते दामों पर मिलता है, वो आपको भी कहते हैं कि अगर हमसे खरीदोगे तो 4 खरीदोगे 2 के पैसे लेंगे, ऐसा कुछ चलता होगा? अरे होता ही नहीं। हाँ, तो उसे बोलते हैं D2D, डोर टू डोर। मास मार्केटिंग है वो। फार्मास्यूटिकल कंपनी में D2D, घर घर नहीं जाते, डॉक्टर टू डॉक्टर जाते हैं, नर्सिंग होम टू नर्सिंग होम जाते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ मास मार्केटिंग नहीं है। तो मार्केट सेगमेंटेशन, अरे सेगमेंटेशन समझते हो? एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ लो और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचो। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे Yes, बच्चों का प्रोडक्ट, बड़ों का प्रोडक्ट, मेल का प्रोडक्ट, फीमेल का प्रोडक्ट, ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाकर मार्केटिंग करना। अरे क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। हाँ भी। तो आगे चलते हैं। अरे आखिरी वाले शब्द में मार्केट पोजीशन की बात हो रही है। मार्केट में आपकी पोजीशन क्या, कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना बेच पा रहे हैं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है। पर्सनल सेलिंग, अरे पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। बिल्कुल बढ़िया। अरे पर्सनल सेलिंग, अरे दुकानों पे जो बेच रहे होते हैं ना, वो पर्सनल सेलिंग है ना।
वो अपने वाक पटुता, अरे हिंदी का शब्द है वाक पटुता, हिंदी समझ में आती है? अरे हिंदी में एक बेचने वाला ऐसा है कि वो किसी भी चीज को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है कि सामने वाला खरीद लेता है। अरे उसको मैंने हिंदी में शब्द दिया है वाक पटुता। अरे देश की आज़ादी में हमारे देश की एक महिला थी जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जब भी वो बोलती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी। कोई बता सकता है? रोजिनी नायडू। यस, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ बेचना एक कला है, बेचना एक कला है कि कोई भी बेचने वाला ऐसा हो कि सामने वाले को क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे और वो प्रोडक्ट उसको नहीं चाहिए फिर भी वो लेके चला जाए। ये है पर्सनल सेलिंग। ये समझ में आ रहा है मयूरी? यस सर। ऑरल कम्युनिकेशन होता है बच्चों ये। तो अरे प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है? जल्दी बोलो जी, प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है अप एंड डाउन, तो इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, जंप लग रही है, अप भी हो रहा है डाउन भी हो रहा है। अरे क्लियर हो गया अनुषा? सर। बुल मार्केट, अरे शेयर मार्केट में जब लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड कि दाम बढ़ेंगे दाम बढ़ेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? बुल फियर या बुल मार्केट। ये क्लियर हो गया अनुषा? यस सर। और इसी का उल्टा बियर मार्केट होती है, जब लोगों की फीलिंग पेसिमिस्टिक होती है, निराशावादी होती है, दाम घटेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो जी। बियर मार्केट शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स हैं भैया, ये भी शेयर मार्केट की टर्म चल रही है जो बदला। हाँ, तो बच्चों कैरी फॉरवर्ड, अरे सट्टा बाजार समझते हो ना? अरे फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा है, फिजिकली चीज़ों को एक्सचेंज करो स्पॉट मार्केट, लेकिन फ्यूचर डिलीवरी के लिए आप सौदा करो तो उसे क्या बोलते हैं? कैरी फॉरवर्ड मार्केट। अरे याद आ रहा है बच्चों? कैरी फॉरवर्ड मार्केट। यस। जब आप सट्टा बाजार में काम कर रहे हो, बुलियन मार्केट, शेयर मार्केट, बहुत सारे बाजारों में ऐसा होता है, सट्टा बाजार में काम कर रहे हो तो उसमें पहले से ही ना फिक्स होता है कि 7 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन फिजिकली आपने करी नहीं है उसे क्लोज करोगे और प्रॉफिट लॉस को बुक करोगे। अलग अलग मार्केट में अलग अलग शेड्यूल होता है, कहीं 3 दिन का सिस्टम होता है, कहीं 7 दिन का होता है। तो जब एक टाइम जोन को ख़त्म करके उसकी ट्रांजैक्शन को अगले टाइम जोन में शिफ्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं बदला। उसमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ कमीशन पे करनी पड़ती है। अरे एग्जांपल लेके बोलूं क्या? अरे कोई बोलता ही नहीं है। हाँ। अरे जैसे गोल्ड मार्केट में कोई सट्टा खेल रहा है, गोल्ड मार्केट में टेन्योर रखा है कि 1 महीने के अंदर जो सट्टा खेल रहा है वो 1 महीने के अंदर 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दे और प्रॉफिट लॉस को एक्सचेंज कर दे और अगले महीने की पहली तारीख को फिर नए भाव खुलेंगे। अरे नए भाव समझते हो? नए रेट स्टार्ट होंगे। समझ में आता है बच्चे? हाँ। हाँ भैया। अब वो 1 महीने बाद वो आदमी जिसने जो डील कर रखी है, दूसरे एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से डील कर रखी है, वो उसको क्लोज नहीं कर रहे, उसको अगली मार्केट में अगले टाइम जोन में शिफ्ट करके ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कमीशन देनी पड़ती है अपनी एजेंसी को, अपनी एसोसिएशन को, और वो ट्रांजैक्शन अगले टाइम जोन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसे बोलते हैं बदला। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? उसे क्या बोलते हैं? बदला। बदला। समझ में आ बदला। गया? अरे बीटा क्या होता है? बीटा जल्दी बोलना है। ये बदला जो है सारे स्पेकुलेशन मार्केट्स में यूज होता है, शेयर मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, करेंसी मार्केट में, सब जगह बदला का खेल चलता है। बीटा क्या होती है भैया? कहा था मैंने पढ़ने के लिए। बीटा आप सुनो, बोलूं जितेश? हाँ। अभी अभी मैंने बोला सेंसेक्स 40,000 से 50,000 हो गया, 25% इंप्रूव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अब 25% इससे पता चल रहा है कि शेयर मार्केट ऑन एन एवरेज 25% बढ़ गई है। अगर मैं इसमें किसी एक कंपनी के शेयर्स की बात करूं कि वो शेयर कितनी परसेंट प्लस हुआ है, शेयर मार्केट ऑन एन एवरेज 25% बढ़ी है। हो सकता है कोई शेयर 10 गुना बढ़ गया हो सकता है कोई शेयर 1 रुपया भी ना बढ़ा हो, तो उस पर्टिकुलर शेयर का रिलेशन शेयर मार्केट के साथ रिलेट कर दो कि शेयर मार्केट 25% बढ़ रही है और रिलायंस के शेयर सिर्फ 10% बढ़े हैं। इस रिलेशन को बीटा कहते हैं। शेयर की टेंडेंसी और शेयर मार्केट की टेंडेंसी का रिलेशन समझ में आ गया? हाँ भैया। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, इसका शेयर और शेयर मार्केट, अगर मैं रिलायंस के शेयर्स की बात करूं तो शेयर मार्केट से ज़्यादा मूव कर रहा है। शेयर मार्केट 25% बढ़ रही है तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर उससे ज़्यादा मूव कर रहा है, 25% से ज़्यादा मूव कर रहा है। लेकिन कोल इंडिया की बात करूंगा तो इसके शेयर की तेज़ी मार्केट की तेज़ी से कम है, और इस रिलेशन को समझाना बीटा कहलाता है। समझ में आ रहा है? अरे प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में, पीएसयू के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बोलते चलो। हाँ हाँ भैया। बीटा, अरे ब्लू चिप बताया था अभी मैंने, जो कंपनियों में हाई इन्वेस्टमेंट हो रखी है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, ऐसी कंपनियों के शेयर्स को क्या बोला जाता है? ब्लू चिप शेयर्स। और कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां। इन कंपनियों के शेयर्स वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब एक एक दिन में अप एंड डाउन ज़्यादा चलता है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ Yes. हाँ आप कहो कि भैया मेरे को ना तो बास्केट ट्रेडिंग समझा रहा हूँ, 2 ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर रखने हैं, 2 फास्ट मूविंग कंज्यूमर के रखने हैं, 2 इसके रखने हैं, 2 इसके रखने हैं, इस तरह से मैं 10 कंपनियों के शेयर रखूंगा। इसे बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। और फिर उनकी सेल परचेज करो। ये बात, बहुत सारे शेयर्स को एक साथ सेल परचेज करो अलग अलग सेगमेंट्स के। ये समझ में आता है? हाँ भैया। भैया बुक में तो कुछ 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ बाय एंड सेल ऐसा कुछ लिखा था। मैं आपको जनरल व्यू बता रहा हूँ। बास्केट ट्रेडिंग कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जब आप अलग अलग सेगमेंट्स के शेयर्स को एक साथ सेल परचेज करो तो इसे बास्केट ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्केट ट्रेडिंग। हाँ जी। बिड, अरे बिड और ऑफर दो टर्म्स ऑफर हैं। बिड का मतलब क्या होता है पूरी क्लास? जिस हाईएस्ट प्राइस पे कोई कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदना चाहता है। अरे शेयर मार्केट की टर्म चल रही है, शेयर मार्केट की टर्म चल रही है। अरे शेयर मार्केट का जो टाइम है, ओपनिंग बेल कितने बजे होती है पूरी क्लास? शेयर मार्केट कितने बजे शुरू होती है? 9:15। 9:15 पे बेल, ओपनिंग बेल शुरू हो जाती है, सेल परचेज स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलती है पूरी क्लास? अरे 3:30 तक चलती है। 3:30 तक चलती है शेयर मार्केट। अरे कितने दिन चलती है? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन? 5 दिन। 5 दिन। अरे सबको याद हो गया? अब 9:15 से पहले 15 मिनट ओपनिंग सेशन होता है, प्री ओपनिंग सेशन। अरे पहले 15 मिनट किसका होता है? ओपनिंग सेशन। अरे प्री ओपनिंग सेशन, दोबारा बोलो। प्री ओपनिंग सेशन। अब इस प्री ओपनिंग सेशन में लोग ना ये ऑफर और बिड भरते हैं। अरे एक्चुअली में ना जितने भी शेयर खान हैं, जितने भी बैंक हैं जिन्होंने आपको डीमैट की फैसिलिटी दे रखी है, अरे डीमैट के थ्रू ही सेल परचेज हो सकती है। भाषा समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ भैया। तो प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट अभी खुली नहीं है, 9:15 बजे ओपनिंग बेल शुरू होगी। उससे पहले ही ना जिसको खरीदना है वो खरीदने के लिए ऑफर लगा देता है, और जिसको बेच रहा है वो बेचने के लिए बिड लगा देता है। अरे वो पहले ही प्री ओपनिंग सेशन में लिख देता है, ये शेयर इस रेट पर बेचने के लिए तैयार हूँ, ये शेयर इस रेट पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। जब खरीदने की बात होती है तो क्या लिखा जाता? तो ऑफर होती है। और बेचने की बात होती है, अरे बिड का मीनिंग कौन बोलेगा? मैक्सिमम प्राइस टू, अच्छा बिड का मतलब होता है, अरे जब आपको शेयर खरीदना होता है तो मैक्सिमम प्राइस ऑफर करते हो कि इस प्राइस पे मैं खरीद सकता हूँ। बिड का मीनिंग बोलो, मैक्सिमम प्राइस टू बाय। मयूरी, मैक्सिमम प्राइस टू बाय। हमारे सॉफ्टवेयर में ना जिसमें हम बिड भरते हैं ऑप्शन होती है। प्री ओपनिंग सेशन चल रहा है, 15 मिनट का टाइम है। हमने लिख दिया कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10,000 शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, और उसमें हम ये लिखते हैं कि मैक्सिमम हम इतना रुपया दे सकते हैं, इतना रुपया दे सकते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस ऑफर बिड इसे बिड बोलते हैं। मैक्सिमम प्राइस ये रुपया, इस पर अगर ये मार्केट ओपन हो तो इतने शेयर हम खरीदने के लिए तैयार हैं, इसे बिड बोला जाता है। ये समझ में आ गया? जल्दी बोलो जी। Yes. और किसी आदमी को कोई शेयर बेचने हैं तो वो प्री ओपनिंग सेशन में फिर वो सॉफ्टवेयर में भरता है कि ये मेरे शेयर्स हैं, इस शेयर्स का ये दाम है, ये मिनिमम प्राइस है, इस पर मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, इससे कम पर नहीं बेचूंगा। इसे बोलते हैं आस्क या ऑफर। ये समझ में आता है? अनुषा जल्दी बोलो। Yes, sir. ये बिड भरी जाती है, ये ऑफर भरी जाती है। अब और उसका टाइम जोन भरा जाता है कि इस टाइम में ऐसा हो जाए। अब वो उस टाइम के अंदर अगर वो रेट आ जाता है, अरे फ्लक्चुएशन होती है ना, सेंसेक्स मार्केट अप एंड डाउन चल रही है, अगर वो रेट टच कर गया तो डील हो जाती है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई पूरी क्लास? Yes. Yes, sir. तो बिड का अपोजिट क्या है अभी बताया? ऑफर। आस्क या ऑफर। आस्क या ऑफर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आस्क या ऑफर, मिनिमम प्राइस टू प्राइस इस पे बेचा जाता बेचना है, चाहता है। मिनिमम प्राइस टू सेल। और बिड का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्राइस टू बाय। बाय। याद हो गया है? आगे चलेंगे जी। खरीदने बेचने में हमेशा ऐसा, जो भी बैंक में आप डील कर रहे हो, जिस बैंक का आपके पास अकाउंट है डीमेट का, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, उसमें ऐसा भरा जाता है कि बेच रहे हो तो किस रेट तक निकालना चाहोगे, और खरीद रहे हो तो किस रेट तक निकालना चाहोगे, और आज की तारीख में डील करना चाह रहे हो, 1 आवर के लिए रखना चाह रहे हो, तो वो भरा जाता है उसमें। और उस टाइम में अगर वो सर्किट उतना नीचे चला गया तो आपकी डील हो जाती है, खरीदना या बेचना जो भी आप करना चाह रहे हो। जितेश चले आगे। हाँ भैया। 12th क्वेश्चन जितेश, स्टॉक दैट प्रोवाइड कांस्टेंट डिविडेंड।
अरे उतना ही डिविडेंड आ रहा है, चाहे मार्केट अप हो रही है चाहे मार्केट डाउन हो रही है, स्टेबल अर्निंग मिल रही है आपको, इसे बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। अरे याद कर लो, डिफेंसिव स्टॉक जिसकी अर्निंग कंसिस्टेंट होती है, मार्केट में अप एंड डाउन होने से उसकी डिविडेंड अप एंड डाउन नहीं होती, उसे बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। जल्दी बोलो जी। ये ऐसा कोई लाइव एग्जांपल है इस कंपनी का? प्रेफरेंस शेयर्स की तरह, मतलब उन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये देखो फिक्स नहीं, फिक्स ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, देखो अगर मैं रिलायंस की बात करूंगा तो ये ब्लू चिप कंपनी है, उसमें वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल समझते हो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फेस वैल्यू भी रोज अप डाउन करती है बहुत ज़्यादा, और उसका डिविडेंड भी अप एंड डाउन करता है। लेकिन कुछ जो एवरेज शेयर्स होते हैं, एवरेज शेयर्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती और बहुत बुरी नहीं होती, मैं कॉमन बात बोल देता हूँ, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें से कुछ अच्छी कंपनियों की बात करें जो किस में आती है, नवरत्नाज में आती है, जो महारत्नाज में आती है, ऐसी कंपनियों के शेयर्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है, सरकार उनको कांस्टेंट रखती है, उनका रिवार्ड कांस्टेंट रहता है, हर बार करीब करीब उतना ही डिविडेंड ऑफर हो रहा होता है। क्लियर है? सरकारी कंपनियां, पीएसयू, ये कॉमन बात है। लेकिन इनका रिवार्ड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से कम होता है। प्राइवेट सेक्टर की रिलायंस जैसी कंपनियां, टाटा सन्स जैसी कंपनियां, इनसे कम रहता है पीएसयूज का, लेकिन ये अपनी पोजीशन को स्टेगनेंट रखती है, रोक के रखती हैं, वही चलता है, एक ही लेवल पे चल रहा होता है। ये क्लियर है जी? हाँ भैया। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है ना, जो मिक्स मैच करता है शेयर्स का, तो वो कुछ पैसा डिफेंसिव स्टॉक में लगाता है, कुछ ब्लू चिप में लगाता है और कुछ लो में लगाता है। जितना लो कैटेगरी होती है, जहाँ अर्निंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ सेफ्टी ऑफ मनी उतनी ज़्यादा होती है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? अरे प्रोफेशनल लोगों ने कंपनी बना रखी होती है, और वो आपके, जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये के मल्टीपल में रहता है, तो वो लोग आपके पैसे से, उन्होंने कोई कंपनी नहीं बना रखी, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चला रहे, वो लोग आपका पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टडी के बेसिस पर लगाते हैं, और वहाँ से रिटर्न पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह, और फिर वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेकर उसका एक हिस्सा आपको देते हैं और दूसरा अपना खर्चा चलाते हैं। अरे समझ गए म्यूचुअल फंड? हाँ भैया। शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, तो जो आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाए, नॉलेज पर बेस्ड हो, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। जिस आदमी को शेयर मार्केट की नॉलेज ही ना हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, तो पैसा भी सेफ है, रिवॉर्ड भी सेफ है, लेकिन रिवॉर्ड शेयर मार्केट से काफ़ी कम होता है। ये समझ में आ गया? लेकिन बैंकों के रिवॉर्ड से ज़्यादा होता है। अरे बैंकों का भी तो ब्याज मिलता है ना, उससे ज़्यादा होता है। ये क्लियर हो गया? हाँ भैया। बोलो यहाँ आंसर क्या रहा? म्यूचुअल फंड। ये आगे चलते चलो। मेजर ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब अरे वो कहे 2% रिटर्न आ रहा है, 5% रिटर्न आ रहा है, रिटर्न को क्या बोलते हैं? यील्ड। क्या बोलते हैं? यील्ड। कितना रिटर्न आया। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को नापने के लिए क्या होता है? अभी बताया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इंडेक्स होता है। इक्विटी क्या होता है? शेयर मार्केट। अरे शेयर्स को इक्विटी, अरे मालूम है शेयर दो प्रकार के, इक्विटी प्रेफरेंस। हाँ, इक्विटी में डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस में डिविडेंड, बोलते चलो जल्दी, फिक्स होता है। फिक्स होता है। फिक्स होता है। अरे बोनस क्या होता? अच्छा, एक होता है बोनस शेयर और एक होता है बोनस। मेरे को दोनों में फ़र्क बता दो। बोनस शेयर होता है जो फ्री में शेयर बांटते हैं कंपनी। क्लियर है? हाँ। अब बोनस क्या होता है? जब किसी कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है तो उसका एक हिस्सा वर्कर में बांटा जाता है इन द नेम ऑफ बोनस। ये क्लियर हो गया? अरे बोलो। हाँ भैया। जितेश 15 क्वेश्चन आंसर चाहिए। एक्सचेंज रेट। बढ़िया। अरे करंट रेशो याद है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो का फार्मूला बताना। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का बेस्ट जजमेंट बताना। 2:1। अच्छा, क्या बढ़िया। 2:1। तो भैया, अरे लिक्विड रेशो का भी बेस्ट जजमेंट 1:1। बढ़िया। तो भैया फिलहाल वापस आता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है मयूरी? क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। रिस्क ऑफ प्रोबेबल चांस। अरे प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज करते हो ना, तो उसमें क्या है, आप लोग पहले से ही अंदाजा लगाते हो कितना रिटर्न आएगी, तो एक्चुअली में जो रिटर्न आती है वो हमेशा जितनी आप एक्सपेक्टेशन करते हो उससे कम आती है। इस बात को प्रोबेबिलिटी में नापा जाता है। अरे क्लियर है? हाँ भैया। रिस्क ऑफ प्रोबेबल चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली रिटर्न। भाई आपने हिसाब लगाया 60% रिटर्न आनी चाहिए, एक्चुअली में
अरे ऐसे समझो, आपको आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। आपने तैयारी करी 10th क्लास में, टारगेट था 98%, तो बताओ जितना टारगेट रखते हो जो अचीव होता है उससे कम होता है उससे ज़्यादा होता है? कम होता है। यस। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग हमेशा रिस्क रहता है। प्लानिंग कर रहे हो एज ए व्यापारी कि हमने शेयर में पैसा लगाया, इतनी रिटर्न आनी चाहिए। अरे प्लानिंग करते हो तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इस कंपनी में लगाया इतने % रिटर्न आनी चाहिए, तो एक्चुअली में उससे कम आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो बताओ जो एक्चुअल है विल बी रिड्यूस, एक्चुअल हमेशा कम होता है। बताओ जी, वाइड, वेरी वाइड टर्म यूज। भैया ये तो तुम लॉ पढ़ के आ रहे हो। जब कोई ऑफर देता है, Depends. हाँ, अरे मालूम है ना सबको। अरे कंपनी, अरे बस चल रही है, सारे बच्चे बस चल रही है, तो बस चल रही है का मतलब ऑफर चल रही है। अरे मेरी बात, अरे बस हाँ, सड़क पे हाँ। चल रही है का मतलब हाँ, ऑफर भैया। चल। समझ आ रहा है। तो आप Implied जैसे ही offer। एंटर करोगे एक्सेप्टेंस हो गई। ऐसे ही शेयर हाँ। मार्केट में शेयर बिक रहे हैं तो ऑफर तो चल ही रही है, एक्सेप्टेंस करते ही कॉन्टेक्ट हो जाता है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया। तो ऑफर को बताने की जरूरत नहीं, ऑफर तो चल ही रही है बाजार में। जितना भी बिकने के लिए आ रहा है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, सब ऑफर है। तुम जाके खरीद लो, एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे आगे बच्चों आंसर बता दो क्या है? एक्सेप्टेंस। हाँ जी। अरे आर्बिट्रेज बढ़िया शब्द है। ये बताओ, अकाउंट्स का बैलेंस तो आपको पता ही है, एनवीटी साल में एक बार मिलता है वर्कर को, एनवीटी एक बार एक्स्ट्रा पैसा। आर्बिट्रेज क्या होता है? पूरी क्लास, अरे बोलते नहीं हो आप लोग। पता नहीं। एक बाजार, अरे शेयर मार्केट में भी 2 बाजार हैं, आपको मालूम है? एक BSE, जल्दी जल्दी बोलो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक NSE। अरे बोलो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एक शेयर दोनों मार्केट में लिस्ट है, तो जहाँ सस्ता है वहाँ से खरीद लो, जहाँ महंगा है वहाँ बेच दो। अरे बात समझ में आती है? मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। गोल्ड पूरी दुनिया में सबसे सस्ता होता है UAE में। UAE से खरीद लो, हिंदुस्तान में लाके बेच दो। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। 2 बाजारों में बैठकर डील करो, एक से खरीदो जहाँ सस्ता है, दूसरे में बेचो जहाँ महंगा है, आर्बिट्रेज। 2 अलग अलग मार्केट्स में डील कर रहे हो आप, सस्ते वाले से खरीद रहे हो और महंगे वाले में बेच रहे हो मुनाफा बुक करने के लिए। बहुत सारे व्यापारी करते ही यही है पूरी दुनिया में। अरे समझ में आ रहा है? उनका काम ही यही है, इसी को बिजनेस कहते हैं वो। अरे समझ में आता है मैंने क्या कहा? हाँ भैया। आगे चलो। शेयर मार्केट में भी मैंने बात बताई है। तो जो समझदार होता है खरीदते वक्त BSE NSE दोनों में उस शेयर का रेट चेक करता है। अरे सारे शेयर दोनों मार्केट में लिस्टेड नहीं होते, कुछ शेयर्स होते हैं दोनों मार्केट में लिस्टेड। ये समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। अरे हाँ भैया। ये कैप क्या होती है? अरे कैप क्या होती है जल्दी बताओ पूरी क्लास। सुनेंगे ध्यान से। RBI आजकल फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। अरे मालूम है 1991 ऑनवर्ड फैसिलिटेटर सारे बैंकों को कह देता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 6% के बीच में होना चाहिए। तो ये उसने कैप लगा दी, 6% से ऊपर कोई करेगा नहीं, 5% से नीचे जाएगा नहीं, इसके बीच में फ्लक्चुएट कर लो अपनी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। सारे बैंकों को पावर दे दी। समझ में आता है मैंने क्या कहा? हाँ भैया। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट मिलकर फैसला करती है कि 70 से 75 रुपए के बीच में मूव करे, नो प्रॉब्लम। 75 से ऊपर जाने नहीं देंगे, 70 से नीचे आने नहीं देंगे। ऐसा होगा तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कंट्रोल करने का काम करेंगे। अरे याद है? अरे बोलो जल्दी से, इसे बोलते हैं कैप। अरे कैप समझ में आ रहा है? फ्लक्चुएशन जरूरत से ज्यादा होने लगे तो कंट्रोल करने के लिए कैप लगा दी जाती है। हाँ भैया। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी होती है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये क्लियर हो गया? चलूं आगे? हाँ। आंसर बता दो, इसका आंसर नहीं बताया। ए। जितेश अब बोलता है, चल जरा जल्दी जल्दी। 19 क्वेश्चन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अरे चैप्टर हो गया क्या? अरे लॉ में बोलो जल्दी से, नेगोशिएबल हो गया क्या? नहीं भैया। नहीं। चेक को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक को क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अरे चेक तो मालूम है ना सबको? हाँ भैया। अच्छा मुझे बताओ, ये COD भी तो होता है। COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ वो भी होता है। और ट्रेजरी बिल भी तो होता है। ट्रेजरी बिल भी होता है। अरे यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, होते तो बहुत सारे हैं। तो मेरे को बताओ जरा, NEFT का नाम सुना है सबने? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ। हाँ भैया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सारे याद कर लो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS बोलो जल्दी से, क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS 2 लाख से ऊपर की होती है, 2 लाख से नीचे के लिए क्या कराते हैं? नेफ्ट। NEFT में टाइम लगता है आधा घंटा 1 घंटा।
आरटीजीएस सेम टाइम पर ट्रांसफर हो जाती है, ये सबको मालूम है। चले आगे, हाँ आगे चलते हैं जी। हाँ भैया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जल्दी बताओ जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो, एक पेपर पर विशेष प्रकार की लाल रंग की स्टैंप होती है, वो लगा के साइन करा लो, तो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। मेरी बात समझ में आती है? अरे किसी ने देखी है लाल रंग की हाँ स्टैंप, भैया। 1 रुपए वाली रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं उसे, या कोई गवर्नमेंट हाँ भैया डॉक्यूमेंट, देखिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो तैयार, अरे ऊपर 2 रुपए 5 रुपए प्रिंट होता है, उसके नीचे लिखवा दो, घर बेच दो, किसी का घर खरीद लो, शेयर खरीद लो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कानून की मान्यता मिले, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? हाँ भैया। सेल डीड, अरे मकान बेच रहे हो, सेल डीड बन रही है, पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार होती है, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। या ढूंढ के बता दो कौन सा है, बोलो जी। अरे जितनी डीड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैश का लेन देन हो रहा है, बिल्कुल जी, तो उसको उसका एविडेंस होता है, एविडेंस होता है। अभी मैंने कहा किसी को पैसे दिए, तो एक पेपर पर साइन करा लो रेवेन्यू स्टैंप लगा के, तो ये एविडेंस है, कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। बात समझ में आती है बच्चों? हाँ भैया। अगला बोलो, 21 स्ट्रेटेजी, मिनिमाइज द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क। हेज। अरे हेज को बोलते हैं प्रोटेक्शन। अरे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ध्यान से सुनो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को सरकार कंट्रोल कर रही है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से, इस तरह से कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो तो सरकार उसे रोक देगी। आपने याद करा होगा बचपन में हेजिंग फंक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जल्दी बोलो हेजिंग फंक्शन। अरे याद करा था हेजिंग फंक्शन, नाम याद करा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। हाँ भैया। हेजिंग फंक्शन का मतलब है शेयर मार्केट में, अब ये हेजिंग फंक्शन सब जगह होता है, शेयर मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ने देती और ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं होने देती, ताकि इन्वेस्टर का ध्यान रखा जा सके। इसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? हेजिंग फंक्शन, यानी रिस्क को मिनिमाइज करने का काम, गवर्नमेंट इंटरफेयर हो जाती है इसमें। फॉरेन एक्सचेंज में भी ऐसा चलता है, शेयर मार्केट में भी ऐसा चलता है। आगे चलो जी, आंसर आ चुका है हेजिंग फंक्शन। 22 बोलो जी। ई कैश। कैश। कोई बताएगा ई कैश बोले तो? इलेक्ट्रॉनिक। अरे अरे आप समझो, ऑनलाइन बैंकिंग समझ में आती है आपको? ऑनलाइन बैंकिंग, जिस बैंक में आप खाता खोल रहे हो, बैंक आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी देता है। अब घर पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लो, वो ई कैश है। और ई कैश को शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन बैंकिंग। ये समझ में आता है बच्चे? हाँ। लेकिन ये डिग्गी कैश क्या होता है? ये जो आपके मोबाइल्स में आप बैंकों की ऐप डालते हो ना, ऐप और ऐप के थ्रू पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हो, ये डिग्गी कैश है। ये समझ में आ गया? यस। आगे चलते हैं। हेजिंग फंक्शन समझा चुका हूँ। कैप आपको पता है, कैप में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है। 23 बोलो जी, जितेश बाबा। अरे अब ये भी बताया, एक बाजार से खरीद रहे हो, दूसरे बाजार में बेच रहे हो, साइमल्टेनियस आर्बिट्रेज, प्रॉफिट को बुक करने के लिए। जहाँ सस्ता होता है वहाँ खरीदने का काम, 2 डिफरेंट मार्केट में डील कर रहे हैं, सस्ते वाले से खरीद रहे होते हैं, महंगे वाले में बेच रहे होते हैं। जितेश अगला। पता नहीं, लॉक्ड इन पीरियड। हाँ, अरे सारे सुन लो, सरकार या कंपनियां, अरे किसी कंपनी में डिवेंचर्स के नाम से पैसा लगाया, कंपनी पहले ही बोल देती है लॉक इन पीरियड 5 साल का, मतलब 5 साल तक आपके डिवेंचर्स को कंपनी वापस लेने वाली नहीं है। अरे लॉक इन पीरियड का मतलब वो इन्वेस्टमेंट, वो जो कर्जा ले रखा है ना, उसका कुछ भी वापसी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 5 साल के बाद ही आप उसे करा सकते हो। अरे क्लियर एग्जांपल लिया है मैंने, 5 साल लॉक इन पीरियड। जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम सुना है, जिसमें आप खाता खोल के पैसे जमा कराते हो खुद, 15 साल लॉक इन पीरियड होता है। 15 साल से पहले से मैच्योर नहीं कराया जा सकता। समझ में आता है बच्चे? हाँ भैया। जैसे कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जाओ तो पॉलिसी 20 साल के लिए है, लेकिन उसकी हाथ की हाथ LIC वाले बोल देते हैं 5 साल लॉक इन पीरियड है, इससे पहले से आप सरेंडर कराना चाहो सरेंडर होगी ही नहीं। समझ में आता है लॉक इन पीरियड? क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। अगला बोलो, रोड मैप ऑफ कंपनी फ्यूचर। अरे कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी का अरे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन के वक्त कहती हैं हम आने वाले साल में ऐसा कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं? जब इलेक्शन से पहले एजेंडा सेट किया जाता है पार्टी के द्वारा, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। और जब कोई कंपनी ये बात बोलती है कि आने वाले टाइम पर हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाएंगे, इस रेट में बेचेंगे, ये करेंगे, उसे बोलते हैं कंपनी का विजन। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। विजन। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन, पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? वो मैनिफेस्टो। बोलो जी 26, जितेश बाबा। जॉइंट वेंचर नहीं, कंसोलिडेशन।
हाँ, अभी तो डिस्कशन करा, दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिक्स हो रही हैं, कंसोलिडेशन। तो जॉइंट वेंचर में तो क्या होता है, बाहर की एक कंपनी और हिंदुस्तान की कंपनी आपस में मिलकर बिजनेस शुरू कर लेती है। अरे मैंने मारुति का एग्जांपल लिया था, जॉइंट वेंचर है सुजुकी मोटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अरे याद आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। अरे हाँ भैया। 4P जल्दी B बोलो। part. 4P प्राइस बी बी पार्ट बी प्रोडक्ट B. प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। बढ़िया बात। Promotion. 4P। अरे 4P के साथ ना एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 4P 4C जल्दी बताओ। प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस। अरे कनेक्ट करो इसको 4C के साथ। प्रोडक्ट रिलेटेड टू कॉस्ट। ए भाई, अरे कस्टमर प्रोडक्ट वैल्यूएशन। अरे प्राइस कॉस्ट। अरे प्रोडक्ट रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हे भगवान, प्राइस रिलेटेड टू कॉस्ट। प्राइस किस पर बेस्ड होता है? कॉस्ट पर। जल्दी बोलो। प्लेस Promotion कन्वीनियंस को रिफ्लेक्ट communication. करती है, प्रमोशन कम्युनिकेशन को। आंसर ढूंढना कौन सा है? तो B part. 4P 4C। आगे चलते हैं जी। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बोलो जी। आर्बिट्रेज में साइमल्टेनियस सेल परचेज होती है अलग अलग मार्केट में, ठीक है। करंट असेट्स ऑफ दोज जिसको विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज किया जा सकता है। मालूम है सब कॉमर्स वाले? जल्दी बोलो जी। गलत ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मालूम है नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सुरेंद्र क्लास में है ना? अरे अनुषा बात समझ में आ रही है? यस सर। गलत बताओ, 29 में गलत बताओ जल्दी से। डिवेंचर एक कर्जा है, बात ठीक है। जब बुलिश मार्केट होती है तो लोग, सी गलत है। अरे बोनस इज 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी विच इज पेड टू एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ। इसमें गलती क्या है, मुझे गलती बता दो बस। लॉस में 1 मंथ बस प्रॉफिट की कंडीशन में बांटा जाता है, लॉस में बिल्कुल नहीं बटेगा, यही गलती है। बिल्कुल ठीक पहचान लिया जी। आगे चलते हैं जी। 31 बोलो जी। शॉर्ट टर्म लोन से लॉन्ग टर्म लोन के बीच के गैप को कवर करना क्या कहलाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग। ये क्या बोला? ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म लोन से लॉन्ग टर्म लोन के बीच के गैप को कवर करने का काम ब्रिज फाइनेंसिंग। टेक्निकल टर्म गैप आप समझ चुके हो। अरे बेसिस पॉइंट पता है आपको? 25 बेसिक पॉइंट की कटौती कर दी आरबीआई ने, बताया था मैंने 0.25। अरे याद है बच्चों बेसिक पॉइंट? जल्दी बोलो जी। हाँ भैया। हाँ आगे चलो। 32 यश वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय। अरे बहुत सारे बैंक मिलकर किसी एक बड़ी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? अरे बहुत सारे बैंक मिलकर कर्जा दे रहे हैं एक आदमी को मिलकर, क्या बोलते हैं? सिंडिकेटेड लोन। अरे आरटीजीएस की फुल फॉर्म बोलो, अभी बताया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी की फुल फॉर्म बताओ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये 2 लाख से नीचे होता है, इट विल टेक टाइम। आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर होता है और सेम टाइम पर पैसा ट्रांसफर होता है। आईएफएससी पता है आपको कि आप घर बैठे बैठे अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहोगे तो उसके लिए उस बैंक का आईएफएससी कोड, अरे जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका अकाउंट नंबर और उसकी ब्रांच का कोड आईएफएससी कोड होता है। मालूम है आप लोगों को बच्चों? हाँ भैया। तो भैया ये तीनों बैंक से रिलेटेड है। ये सीआरआर एसएलआर ये सेंट्रल बैंक की पावर है, ये इससे मैच नहीं करेगी। तो बच्चों वो ऑड मैन आउट ढूंढने के लिए कह रहा है। सीआरआर की फुल फॉर्म बताओ। आंसर यही है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर की फुल फॉर्म बताओ। लिक्विडिटी इन दोनों को टेक्निकली क्या बोलते हैं? लीगल। LRR रेशियो। एडीआर की फुल फॉर्म बोलो। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका के शेयर या हिंदुस्तान में बैठ के खरीदो तो एडीआर मिलेगा। बोलो बच्चों अंतिम क्वेश्चन। अरे आपने भी 4P याद करे, 4P बताना नाम क्या था? प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस। उसके अलावा उसमें क्या 3 और शब्द हो सकते हैं? पीपल फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेसेस। बढ़िया। अरे क्लियर है बच्चों? जितेश क्लियर है? हाँ भैया। भैया एक बार सारी टर्म्स अच्छे से रीड कर लेना, डाउट तो पूछ लेना। मंडे की क्लास में 4 चैप्टर हो गए बच्चों, मंडे की क्लास में चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके भैया। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद।